हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ज्योतिबा फुले ग्रुप ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सभी का स्वागत है। अपन ने तीसरा चैप्टर स्टार्ट कर दिया था और तीसरे चैप्टर का नाम था बताओ सिंचाई। क्या था? सिंचाई। ये पार्ट पढ़ने स्टार्ट कर दिया था, पार्ट नंबर 3 सिंचाई। इसमें अपन ने सिंचाई की डेफिनेशन पढ़ ली थी, सिंचाई किसे कहते हैं। उसके बाद में सिंचाई के ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे कि सिंचाई के उद्देश्य क्या हैं। उसके बाद अपन ने कि फसल में सिंचाई किस समय पे करें, इसके बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया था। अपन ने पहला तो पढ़ लिया था कि पौधों की बाह्य स्थिति के आधार पर सिंचाई करेंगे, उसमें अपन ने 3-4 पॉइंट पढ़े थे। उसके बाद में दूसरा पढ़ा था अपन ने मृदा नमी के आधार पर। मृदा नमी का मैंने आपको डायग्राम बता दिया था बेटा, तो मृदा की ऊपरी सीमा होती है। दूसरा पॉइंट पढ़ रहे थे अपन ये वाला पॉइंट, मृदा नमी के आधार पर। इसके आधार पर बेटा मृदा नमी के आधार पर यही पढ़ रहे थे। जो मृदा की जो सबसे ऊपरी सीमा होती है, यानी मृदा में उपलब्ध जल की जो ऊपरी सीमा होती है, उसको मैंने बताया था क्षेत्र क्षमता। उसके बाद में जस्ट जो नीचे होती है वो कौन सी होती है? ऊपरी सीमा होती है क्षेत्र क्षमता, नीचे होते हैं बेटा स्थायी मिलानी बिंदु। मैंने आपको बता दिया बच्चा, इस तरह का डायग्राम बनाया था, इस तरह का डायग्राम था। इसके ऊपर की सीमा क्या थी? क्षेत्र क्षमता थी। क्या थी बेटा? क्षेत्र क्षमता यानी फ्रेंड कैपेसिटी, यही थी ना। सबसे निचली सीमा कौन सी थी बेटा? स्थायी मिलानी बिंदु, यही थी ना, स्थायी मिलानी बिंदु। और इससे जस्ट ऊपर जो सीमा थी वो थी बेटा अस्थायी मिलानी बिंदु। और क्षेत्र क्षमता के बीच में और अस्थायी मिलानी बिंदु के बीच में अवेलेबल वाटर यानी उपलब्ध जल। क्या था? उपलब्ध जल। क्या था बेटा? उपलब्ध जल था। अब इसके बारे में अपन थोड़ा सा वर्णन करेंगे, लिख लो। देखो बेटा, इसमें मृदा में उपलब्ध जल, मृदा में उपलब्ध जल, मृदा में उपलब्ध जल की ऊपरी सीमा, की ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता, ऊपरी सीमा क्षेत्र क्षमता व निचली सीमा, व निचली सीमा, व निचली सीमा स्थायी मिलानी बिंदु होती है। स्थायी मिलानी बिंदु होती है। बिंदु होती है। इन दोनों के बीच यानी मृदा में उपलब्ध जल की जो ऊपरी सीमा होगी वो कौन सी होती है बेटा? क्षेत्र क्षमता। और सबसे नीचे की क्षमता कौन सी होती है? स्थायी मिलानी बिंदु। इन दोनों के बीच में जो जल होता है उसे क्या कहते हैं? प्राप्य जल कहते हैं। इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य जल को, इन दोनों के मध्य जल को प्राप्य जल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्राप्य जल या अवेलेबल वाटर कहते हैं। यानी क्षेत्र क्षमता के बीच में और स्थायी मिलानी के बिंदु के बीच में जो उपलब्ध जल होता है उसे क्या कहते हैं? प्राप्त जल कहते हैं या अवेलेबल वाटर कहते हैं। अब वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण की क्रिया के कारण, की क्रिया के कारण
लगातार जल का ह्रास होता रहता है। क्या होता रहता है बेटा? जल की हानि होती रहती है, जल का ह्रास होता रहता है। यानी पत्तियों की सतह से तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन, और मृदा की सतह से क्या होगा? वाष्पीकरण। दोनों क्रियाओं में किसकी कमी होगी? किसका नुकसान होता है? जल का ह्रास होता है, और जल का ह्रास होगा तो किसकी कमी आती है बेटा? पानी की कमी आती है। और जल का ह्रास होता है और अस्थायी म्लानी बिंदु और अस्थायी, यानी कि अस्थायी म्लानी और अस्थायी म्लानी बिंदु की अवस्था आने पर इस अवस्था पर सिंचाई कर देनी चाहिए। यानी ऐसे ग्लानी बिंदु पे जब लेवल आएगा वाटर का, तब अपने क्या कर देनी चाहिए? सिंचाई कर देनी चाहिए। क्योंकि ऐसे ग्लानी बिंदु पे क्या होता है बेटा? हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो क्या होने लग जाते हैं? मुरझाने लग जाते हैं। अब जब प्लांट्स मुरझाने लग जाएंगे तो उस स्थिति में जब हमने पानी नहीं दिया अस्थायी म्लानी बिंदु में, तो वाटर लेवल डाउन होगा, और वाटर लेवल डाउन होने पे कौन सा आ जाएगा? स्थायी म्लानी बिंदु। क्या आ जाएगा बेटा? स्थायी म्लानी बिंदु। जिसके कारण क्या होगा? उस स्थिति में जब पानी देंगे तब भी हमारा प्लांट क्या होगा? हरा नहीं होगा। ये हो गया बेटा एक तो पौधे की बाह्य स्थिति के आधार पे, और दूसरा हो गया मृदा नमी के आधार पर। अब पढ़ेंगे फसलों में सिंचाई कितनी करें। हेडिंग डालो बेटा, फसलों में सिंचाई कितनी करें। फसलों में सिंचाई कितनी करें, यानी फसल उत्पादन में समय का जितना महत्व है ना, उतना ही महत्व किसका है बेटा? मात्रा का है। अपन ने पहले क्या पढ़ा था? समय पढ़ा था कि फसल में सिंचाई कब करें, ये पढ़ा था ना। अब पढ़ रहे हैं फसलों में सिंचाई कितनी करें। जितना महत्व समय का है बेटा, उतना ही महत्व फसल के अंदर जल की मात्रा का है, सिंचाई की मात्रा का है। और इसलिए किस फसल में कितनी सिंचाई करनी है, और एक सिंचाई में कितने जल की आवश्यकता की मात्रा होती है, कितने जल की आवश्यकता दी जाए, ये किस पे निर्भर करती है? यानी हर फसल की, कोई सी भी फसल मान लो, हर फसल की जो इरिगेशन है, उस सिंचाई की जो मात्रा है, जो जल की मात्रा है, वो सारी क्या की गई है बेटा? निर्धारित की गई है। प्रत्येक सिंचाई की जल की मात्रा निर्धारित की गई है। देखो बेटा, फसल उत्पादन में सिंचाई के समय का जितना महत्व है, सिंचाई के समय का जितना महत्व है, फसल उत्पादन में सिंचाई के समय का जितना महत्व है, उतना ही महत्व किसका है? सिंचाई की मात्रा का है। उतना ही सिंचाई की मात्रा का है। उतना ही क्या है बेटा? जो सिंचाई करेंगे उसकी मात्रा का है। इसलिए फसल में कितनी सिंचाई करें, इसलिए फसल में कितनी सिंचाई करें, इसलिए फसल में कितनी सिंचाई करें, और प्रत्येक सिंचाई में, यानी
कितनी सिंचाई करनी है, प्रत्येक सिंचाई में कितनी जल की मात्रा होगी, कितनी सिंचाई करें, और एक सिंचाई में कितने जल की मात्रा दी जाए, कितने जल की मात्रा दी जाए, कितने जल की मात्रा दी जाए, यह जानना अति आवश्यक होता है, यह जानना अति आवश्यक होता है। यह जानना क्या होता है बेटा, अति आवश्यक होता है। विभिन्न फसलों में सिंचाई की संख्या यानी कितनी सिंचाई की जाए इसकी भी बात, सिंचाई की संख्या व समय व जलमांग, संख्या जलमांग सारणी में दी गई है। यानी कौन सी फसल की कितनी जलमांग है वो हमने निम्नानुसार क्या कर ली है, नीचे की सारणी में सिंचाई की संख्या व जलमांग निम्नानुसार इसमें दी गई है बेटा, सारणी में दी गई है। यानी फसल उत्पादन में जितना महत्व समय का था उतना ही महत्व किसका है बेटा, मात्रा का है। इसलिए यह जानना अति आवश्यक होता है कि कौन सी फसल में कितनी सिंचाई करनी है और प्रत्येक सिंचाई के अंदर अपन कितना जल देना है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जलमांग पढ़ेंगे, कौन सी फसल में कितनी जलमांग होती है। सारणी बना लो बेटा। एक तरफ लिखो बेटा फसल का नाम, दूसरे लिखो बेटा जलमांग। जलमांग किसमें बेटा, MMU। एक चीज का ध्यान रखना, हमेशा जलमांग किसमें होगी बेटा, MMU। हर बार इसमें से जलमांग वाले क्वेश्चन मिले, हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और जेट के एग्जाम में हर बार पूछेगा। जेट एग्जाम में क्या, आगे की जो एग्रीकल्चर कंपटीशन एग्जाम होते हैं ना, सब में जलमांग का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। जैसे क्रम संख्या, ज्यादातर हमेशा एग्जाम में बेटा धान का पूछता है, किसका पूछता है, धान। अब धान की जलमांग क्या होती है, ध्यान रखना, धान की जलमांग होती है 900 से 2500 mm। कितनी होती है बेटा, 900 से 2500 mm। धान की जलमांग कितनी होती है बेटा, 900 से 2500, 900 से 2500। धान की जलमांग क्या हो गई, 900 से 2500। उसके बाद दूसरे नंबर में पूछता है ज्यादातर बेटा गन्ना की, गन्ने की होती है जलमांग 1500 से 2500। कितनी होती है बेटा, 1500 से 2500। गन्ने की जलमांग क्या होती है, 1500 से 2500। उसके बाद में कपास की भी ज्यादातर पूछता है, कपास की होगी बेटा 700 से 1300। कितनी हो गई, 700 से 1300। उसके बाद इसके बेटा मक्का की, जो मक्का की जलमांग होती है वो कितनी होती है बेटा, 500 से 700। कितने जलमांग होती है बेटा, 500 से 700। उसके बाद मूंगफली की होती है, मूंगफली की जलमांग होती है, ये भी क्या होती है बेटा, 500 से 700 होती है। कितनी होती है, 500 से 700। उसके बाद में गेहूं है,
गेहूं की जो जलमांग है वाटर रिक्वायरमेंट है वो बेटा 450 से 650। ये क्या हो गई, उनकी जलमांग हुई। कुछ फसलों की जलमांग अपन ने यहाँ पे पढ़ी है, यानी हर फसल की जलमांग निर्धारित होती है। किसी भी फसल हो, हर जल की वाटर रिक्वायरमेंट वैज्ञानिक तरीके से क्या होती है, निर्धारित होती है। उसमें उतना जल तो देना ही है। यदि अपन जलमांग जैसे मान लीजिए धान में, जैसे मान लीजिए 925 से कम अपन ने पानी दिया, यदि इससे पानी की मात्रा कम हो गई तो किसमें कमी आ जाएगी, इसके सीधे सीधे उत्पादन में क्या आ जाएगी बेटाओ, कमी आ जाएगी। इसलिए धान की जलमांग कितनी हो गई, 200 से 2500। गन्ने की कितनी हो गई, 1500 से 2500। कपास की कितनी हो गई बेटा, 700 से 1300। मक्का की हो गई 500 से 700। मूंगफली की 500 से 700। और जो गेहूं है इसके हो गए बेटा 450 से 650। ये सारी जलमांग किसमें है बेटा, एमएम में। इसलिए एग्जाम में इनमें से हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या नाम से कौन सी फसल को, मतलब जैसे ज्यादातर एग्जाम में पूछता है, जैसे गन्ने की फसल की जलमांग क्या होती है, 1500 से 2500। ये आपको अच्छी तरीके से रखनी है बेटा, ये नहीं कि आप इसको छोड़ो। अब पढ़ेंगे बेटा सिंचाई की विधियां। जलमांग पढ़ ली, कौन सी फसल में कितने जल की आवश्यकता होती है। मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की मेथड ऑफ इरिगेशन, सिंचाई की, ये पढ़ेंगे। मेथड ऑफ इरिगेशन यानी सिंचाई की विधि। सबसे पहले विधि पढ़ेंगे बेटा चेक बेसिन विधि। कौन सी, चेक बेसिन विधि। अब नाम से पता चल रहा है कि चेक क्या होते हैं, चौपाने होते हैं, इस टाइप के चौपाने होते हैं बेटा, इस तरह की चौपाने। अब इस चेक बेसिन मेथड में जो इरिगेशन का जो मेथड है, इसके अंदर अपन को कौन से आकार की क्यारियां बनाते हैं बेटा, वर्गाकार या आयताकार आकार की अपन क्या बना लेते हैं, इसमें क्यारियां बना लेते हैं। यानी पहले खेत को क्या करते हैं बेटा, समतल करते हैं, और समतल करने के बाद इसमें वर्गाकार और आयताकार, सिर्फ दो ही चीज का ध्यान रखना है, वर्गाकार और आयताकार, दो ही तरह की क्यारी बनाई जाएगी। कौन से खेत में, समतल खेत। और सबसे सर्वाधिक और एवं सबसे प्रचलित विधि है कौन सी विधि, चेक बेसिन विधि। नाम से पता चल रहा है चेक कैसा होता है। अपन जब मार्केट में जाते हैं बेटा, अपना कपड़े खरीदने जाते हैं दुकान पे, तो अपन कहते हैं चेक की शर्ट दे दे, तो चेक का होता है चौखाना। तो क्या ये किस तरह की होती है, इस तरीके की होती है ना। तो नाम से पता चल रहा है बेटा चेक बेसिन विधि, यानी इसमें ध्यान रखना वर्गाकार और आयताकार क्या बनाई जाती है बेटा, इसमें क्यारियां बनाई जाती है, ये ध्यान रखना है। चेक बेसिन विधि में कैसी क्यारियां बनाई जाती है बेटा, वर्गाकार और आयताकार क्या बनाई जाती है, क्यारियां बनाई जाती है। अब अपने स्टार्टिंग में लेकिन क्या करें, यह विधि सबसे सर्वाधिक एवं प्रचलित विधि है। इस विधि में सबसे पहले खेत को क्या किया जाता है, समतलीकरण किया जाता है। समतलीकरण करने के बाद इसमें वर्गाकार और आयताकार क्या बना ली जाती है, क्यारियां बना ली जाती है, विभाजित कर दी जाती है। लिखो बेटा, देखो बेटा यह विधि सर्वाधिक, यह विधि सर्वाधिक एवं प्रचलित, सर्वाधिक एवं सबसे प्रचलित, एवं सबसे प्रचलित विधि है। यह विधि सर्वाधिक एवं सबसे प्रचलित है। इस विधि में क्या किया जाता है, खेत का समतलीकरण किया जाता है। इस विधि में खेत का
इस विधि में खेत का समतलीकरण इस विधि में खेत का समतलीकरण करके वर्गाकार एवं आयताकार क्यारियों में विभाजन किया जाता है। ये हो गया बेटा चेक बेसिन विधि। सिर्फ यही ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछता है कि सिंचाई की वह कौन सी विधि है जिसमें वर्गाकार और आयताकार के रूप में खेत का विभाजन किया जाता है। वर्गाकार आयताकार क्यारियों के रूप में खेत का विभाजन किया जाता है। तो कौन सा मेथड है, ध्यान रखना बेटा, चेक बेसिन विधि। कौन सा मेथड है, चेक बेसिन विधि। यानी इसमें ध्यान रखना, हम नीचे छोटा सा चित्र बना लो बेटा, जैसे इस तरीके का डायग्राम बना लो कोई भी आप। ये हमारा खेत है, इसमें किस तरह की, या तो वर्गाकार, इस तरह की क्यारी बना दो। एक कॉलम में वर्गाकार का बना देता हूँ और एक आयताकार। इस तरह की क्या बना दी जाती है, क्यारियां बना जाती है, विभाजन कर दिया जाता है क्यारियों। क्या कर दिया जाता है बेटा, विभाजन कर दिया जाता है। इस मेथड, कौन सा मेथड होगा ये, वर्गाकार, सॉरी चेक बेसिन मेथड। ध्यान रखना कौन सा मेथड है, चेक बेसिन। अब पढ़ेंगे इसके बेटा लाभ हानि, यानी चेक बेसिन विधि के लाभ क्या है और हानि क्या है। सबसे पहला लाभ तो ये हो जाएगा कि सबसे सरल विधि है, कौन सी, चेक बेसिन विधि। दूसरा क्या होगा, खेत में जल का क्या होता है बेटा, समान रूप से वितरण होता है। यानी पहला लाभ तो क्या होगा, चेक बेसिन का सबसे सरल विधि है। दूसरा लाभ क्या हो जाएगा बेटा, इसमें जल का समान रूप से क्या होता है बेटा, वितरण होता है। और तीसरा लाभ होगा, इसमें जो सोइल इरोजन होता है, मृदा कटाव होता है, वो क्या होता है, न के बराबर होता है, या समस्या बहुत कम रहती है। और जल की उपयोग क्षमता भी क्या होती है इसमें, अच्छी होती है। किसमें, चेक बेसिन विधि में। पहले देखो इसके लाभ। पहला लाभ होगा बेटा, यह सबसे इजी पॉइंट लिखा हुआ, यह सबसे सरल विधि है। ध्यान रखना, पहला पॉइंट, यह सबसे सरल विधि है। दूसरा पॉइंट होगा, इस विधि में जल उपयोग दक्षता क्या होती है, अच्छी होती है। यानी कहने का मतलब, इसमें ज्यादा से ज्यादा जल का उपयोग कौन कर लेता है, प्लांट्स के द्वारा कर लिया जाता है। और एक लाभ होगा, इसमें मृदा कटाव की समस्या बहुत कम रहती है। तीसरा पॉइंट होगा, इस विधि में मृदा कटाव की समस्या बहुत कम रहती है। और लास्ट पॉइंट होगा, इसमें जल का क्या होता है बेटा, समान रूप से वितरण होता है। क्या होता है, समान रूप से वितरण होता है। ठीक, इसमें जल का खेत में समान रूप से वितरण होता है।
ये हो गया बेटा इसके 4 लाभ। पहला लाभ क्या हो गया, सबसे सरल विधि है। दूसरा लाभ क्या हो गया, जल उत्पादकता अच्छी होती है, मृदा कटाव की समस्या बहुत कम रहती है, और इसमें जल की खेत में समान रूप से क्या होता है, वितरण होता है। कौन से मेथड में बेटा, चेक बेसिन विधि में। चेक बेसिन में किस प्रकार की क्यारियां बनाते हैं अपन, वर्गाकार और आयताकार क्यारियां बना देते हैं, खेत का विभाजन कर देते हैं। कौन से मेथड में करते हैं बेटा, वर्गाकार आयताकार क्यारियों का विभाजन। ध्यान रखना कौन से मेथड में, चेक बेसिन मेथड में। अब पढ़ेंगे इसकी हानियां। अब हानि क्या होगी बेटा, सबसे पहली हानि तो यही होगी इसमें कि जो खेत की तैयारी है उसमें समय भी अधिक लगेगा और मजदूरों की आवश्यकता होती है। पहला काम तो हो गया कि इसमें अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है नहीं होती। दूसरा बात, खेत का समतलीकरण होना आवश्यक होता है, क्यारियों का विभाजन करेंगे तो खेत का समतल होना आवश्यक है। निराई गुड़ाई एवं मशीनों का उपयोग करने में भी क्या आती है, कठिनाई आती है। कठिनाई क्यों आएगी कि डोरी वगैरह बढ़ जाती है, छोटी छोटी इसमें डोरियां बढ़ जाती है, जिससे इसमें क्या नहीं चल पाती, तो निराई गुड़ाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, मशीनों का उपयोग भी नहीं कर सकते, और खेत का बहुत ज्यादा भाग मेड़ में और नालियों के रूप में क्या हो जाता है बेटा, रुक जाता है। ये इसकी हानि है। हानि देखो बेटा, खेत की तैयारी में अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। हानि, खेत की तैयारी में मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। यानी जब हम खेत की तैयारी करेंगे तो किसकी अधिक आवश्यकता होती है बेटा, मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है। दूसरा काम, खेत का समतलीकरण होना। समतलीकरण होना अति आवश्यक होता है। खेत का समतलीकरण क्या होता है बेटा, खेत का समतल होना बहुत जरूरी है। जब खेत समतल नहीं होगा तो ना तो उसमें क्यारे का विभाजन होगा और ना और कुछ होगा। आगे लिखो बेटा, तीसरा पॉइंट, निराई गुड़ाई एवं मशीनों। यानी एक तो निराई गुड़ाई, दूसरा बात एवं मशीनों का उपयोग करने में कठिनाइयां आती हैं। यानी जो अपन निराई गुड़ाई करेंगे, मशीनों का प्रयोग करेंगे तो उसमें भी क्या आती है बेटा, कठिनाइयां आती हैं। और लास्ट पॉइंट होगा कि खेत का जो बहुत अधिक भाग होगा, यानी चेक बेसिन मेथड में क्या होता है कि खेत का बहुत अधिक भाग एक तो मेड़ में और किस में रूप में रुक जाता है, नालियों के रूप में रुक जाता है। देखो, खेत का बहुत अधिक भाग मेड़ में नालियों के रूप में रुक जाता है। मेड़ में नालियों के रूप में रुक जाता है। ये क्या हो गया बेटा, चेक बेसिन मेथड विधि की हानियां। पहली हानि क्या हो गई, यानी इसमें जब अपन खेत की तैयारी करेंगे तो मजदूरों की अधिक आवश्यकता होती है।
दूसरा काम क्या होगा कि इस मेथड में खेत का समतलीकरण होना अति आवश्यक होता है। तीसरा मेथड ये होगा कि क्या नाम से जो अपन निराई गुड़ाई करेंगे और मशीनों का उपयोग करेंगे उसमें किसकी अधिक आवश्यकता होगी, इनका प्रयोग अपन कर ही नहीं सकते। प्रयोग करेंगे तो प्रयोग करने में क्या आती है बेटा, कठिनाई आती है। और लास्ट होगा जब खेत का जो बहुत अधिक भाग होगा वो किसके रूप में, बेड़ के रूप में और नालियों के रूप में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, या अधिक ज्यादा से ज्यादा भाग उसमें रुक जाता है। अब पढ़ेंगे बेटा बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। क्या पढ़ेंगे, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। दूसरा मेथड है सिंचाई का बॉर्डर पट्टी सिंचाई। इससे पहले अपन ने कौन सी विधि पढ़ी थी, चेक बेसिन विधि पढ़ी। चेक बेसिन विधि में सिर्फ एक पॉइंट ध्यान में रखना था कि उसमें सिर्फ वर्गाकार और आयताकार क्यारियां बनती हैं। एक का समतलीकरण होगा और वर्गाकार और आयताकार क्यारियां बनती है। वो कौन सा मेथड होता है, चेक बेसिन मेथड। लेकिन दूसरा मेथड है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। अब बॉर्डर, अब मान लीजिए किसी खेत की जो लास्ट सीमा होती है, मेरे खेत की बॉर्डर तो वो है, यानी जो लास्ट सीमा होती है उसको क्या कहते हैं, बॉर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बॉर्डर कहते हैं। अब पट्टी सिंचाई विधि, अब इसमें क्या करते हैं, ये हमारा कोई खेत है, इस तरह का खेत होता है, इस तरह का, ये हमारे खेत की बॉर्डर मान लीजिए, जो ऊपरी जो लाइन है, ऊपर की लाइन, ये क्या हो गया बेटा, बॉर्डर हो गया ना, बॉर्डर। अब पट्टी सिंचाई विधि, इसमें क्या करते हैं कि ये तो क्या हो गया बॉर्डर इस प्रकार की, और इसमें क्या बना दी जाती है, क्यारियां बना दी जाती है। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि इस तरीके से अपन इसमें क्या कर देते हैं, यानी ढाल के समानांतर अपन क्या तैयार कर देते हैं बेटा, इसमें क्यारियां तैयार कर देते हैं। ये तो क्या हो गई बॉर्डर, और ये क्या हो गई बेटा, क्यारियां। इसलिए इसका नाम पड़ा है बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। क्लियर, यानी बॉर्डर के जस्ट वहां पे जिस तरह का ढलान होगा उसमें क्या बना दी जाती है, समानांतर रूप से क्या बना दी जाती है, क्यारियां बना दी जाती हैं। बड़ा लिखो बेटा, इस विधि में खेत में ढाल के समानांतर, इसके बेटा खेत में ढलान की दिशा में, खेत में ढलान की दिशा में समानांतर क्या है, खेत में ढाल की दिशा में लंबी लंबी समानांतर रूप में क्या बना दी जाती है, क्यारियां बना दी जाती हैं। समानांतर रूप में क्यारियां बना दी जाती हैं। क्या कर जाते हैं बेटा, क्यारियां बना दी जाती है। प्रत्येक क्यारी में ऊपर की ओर से, इसमें बेटा जो अपन क्यारी बनाएंगे उसमें प्रत्येक क्यारी में ऊपर की ओर से क्या किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। और प्रत्येक क्यारी में ऊपर की ओर से पानी छोड़ा जाता है। बेटा पानी छोड़ा जाता है। जो महीन परत, यानी ऊपर से जो पानी छोड़ेंगे, मान लीजिए हमारी बॉर्डर है, इसमें पानी छोड़ेंगे तो यहाँ से पानी बहेगा तो
पानी क्या होगा, एक महीन परत के रूप में कहाँ चले जाएगा, बहता हुआ आता है। जो महीन परत के रूप में बहकर ऊपर से नीचे की तरफ आता है, यानी एक पतली परत के रूप में पानी क्या आएगा, नीचे की तरफ आता है। इस विधि का उपयोग पास बोई जाने वाली फसलों के लिए किया जाता है। जैसे उदाहरण बताऊं, गेहूं, ये हो गया बेटा बॉर्डर पट्टी सिंचाई की। यानी इस विधि में क्या करते हैं, जो खेत ढलान की दिशा में लंबी खेत की ढलान की दिशा में समानांतर रूप से क्या बना देते हैं बेटा, लंबी क्यारी बना जाती है और प्रत्येक क्यारी में ऊपर से क्या किया जाता है, पानी छोड़ा जाता है। जो पानी ऊपर से पतली परत में नीचे की तरफ बहता है। और इस विधि का उपयोग किसमें किया जाता है, तो पास बोई जाने वाली फसलें होती हैं, बोई जाने वाली फसलें होती हैं, उनके लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे बेटा इसके लाभ कि बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि के लाभ क्या है। आगे बेटा समझ, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि नाम से पता चल रहा है, तो खेत की बॉर्डर होती है, उसमें ढलान के समानांतर इस तरह से ढलान के समानांतर क्या बनाई जाती है, क्यारियां बनाई जाती है। ऊपर से इसमें क्या किया जाता है बेटा, यहाँ से पानी छोड़ा जाता है, जो पानी किसके रूप में बहेगा, पतली परत के रूप में बहता है और नीचे की तरफ चला जाता है। कौन से मेथड और इस विधि का प्रयोग कौन सी फसलों में किया जाता है, पास बोई जाने वाली फसलें होती हैं, उस विधि में बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि का प्रयोग किया जाता है। अब पढ़ेंगे बेटा इसके लाभ और हानि। सबसे पहले लाभ, अब पहला लाभ क्या हो जाएगा बेटा, यानी इसमें इस मेथड के अंदर निराई गुड़ाई में और जो मशीन होती है उनका प्रयोग क्या किया जाता है, आसानी से किया जा सकता है। यानी इस विधि में निराई गुड़ाई में मशीनों का प्रयोग क्या किया जाता है, आसानी से किया जा सकता है। दूसरा, इसके अंदर जो मेड़ नालियां क्या होंगी, उनके रखरखाव में बहुत कम खर्चा आता है। क्या होता है बेटा, बहुत कम खर्चा आता है। पहला पॉइंट लिखो, जल निकास की व्यवस्था भी क्या हो जाती है, जल निकास उसकी व्यवस्था करने में क्या रहती है, आसानी रहती है और सबसे आसान और सरल विधि है। सबसे पहले ये लिखो, यह विधि सबसे सरल एवं आसान विधि है। ठीक है। दूसरा होगा बेटा निराई गुड़ाई एवं मशीनों का प्रयोग भी आसानी से कर सकते हैं, दो लाभ हो गए। तीसरा लाभ होगा बेटा जल निकास की व्यवस्था में अपन क्या कर सकते हैं, जल निकास की व्यवस्था करना क्या होता है, आसान होता है।
आसान होता है। जल निकास की व्यवस्था करना क्या होता है बेटा, आसान होता है। आसानी से जल का निकास किया जा सकता है। और दूसरी बात, जो मेड़ और नालियां होती हैं, मेड़ एवं नालियां, मेड़ एवं नालियों के रखरखाव में, नालियों के रखरखाव में खर्चा बहुत कम आता है। ये क्या हो गया बेटा, 4 पॉइंट हो गए। सबसे सरल और आसान विधि है, निराई गुड़ाई मिश्रणों का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं। जल निकास की व्यवस्था करना क्या होता है, आसान होता है। मेड़ एवं नालियों के रखरखाव में भी क्या आता है बेटा, खर्चा कम आता है। ये क्या हो गए, इसके लाभ हो गए। अब इसकी हानियां पढ़ेंगे। अब पहली हानि तो यही हो जाएगी कि इस मेथड का प्रयोग कभी भी ऊपर खापड़ जमीन में नहीं किया जा सकता है। पहली हानि। कौन कौन सी हानि हो गई, यानी पहली हानि तो यही होगी बेटा कि इस विधि का प्रयोग किसमें नहीं किया जा सकता, ऊबड़ खाबड़ मृदाओं में नहीं किया जा सकता। इस विधि का प्रयोग जल की मात्रा कम हो तब भी अपन इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। और बॉर्डर की संपूर्ण चौड़ाई एक समान, जो बॉर्डर की जो चौड़ाई होती है उसमें एक समान जल का प्रभाव नहीं होता। या तो पानी एक साइड बह के निकल जाएगा, या फिर कैसे भी एक साइड बह के, ज्यादातर लंबी क्यारियां होती है, ढलाने वाली क्यारियां होती है ना, उनमें पानी क्यारी के मेड़ के साथ एक साथ बह के निकल जाता है और फिर पीछे से भर के आती है, इसमें तो बहुत ज्यादा मात्रा में पानी भर जाता है बेटा। लिखो बेटा, पानी। इस विधि का प्रयोग ऊबड़ खाबड़ मृदाओं में, ऊबड़ खाबड़ मृदाओं में नहीं कर सकते हैं। पहली बात, यानी जो ऊबड़ खाबड़ मृदाएं उसमें इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। दूसरा होगा, यदि हमारे पास जल की मात्रा कम है तब भी हम इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। जल की मात्रा कम होने पर भी, कम होने पर इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते। इस विधि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। यदि हमारे पास जल की मात्रा कम है तब भी अपने इस मेथड का या इस इरिगेशन वाले मेथड का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट होगा, बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि में जल का समान रूप से वितरण नहीं होता है। जल का समान रूप से वितरण नहीं होता है। वितरण नहीं होता है। तीसरी हानि ये, यानी इसमें पानी कहीं ना कहीं से, जैसे मान लीजिए अपन ने लंबी क्यारियां बना दी तो पानी या तो मेड़ के पास से होकर निकल जाएगा, तो क्या होगा, इसमें जल का क्या होता है बेटा, समान रूप से वितरण नहीं होता। ये हो गई बेटा बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। अपन ने यहाँ दो मेथड पढ़े हैं, चेक बेसिन मेथड विधि और दूसरे पढ़ी अपन ने बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि। अब चेक बेसिन में कौन से, यानी खेत का क्या करना है, समतलीकरण करना है, और उसमें कौन सी क्यारियां बनानी बेटा, अपन ने वर्गाकार और आयताकार क्यारियां बनाई थी। जबकि बॉर्डर पट्टी सिंचाई विधि पढ़ी है, नाम से पता चल रहा है बॉर्डर यानी खेत की जो सीमा होती है उसके ढलान के समानांतर पट्टी क्या बना दी बेटा, इसमें क्यारियां बना दी। हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि वर्गाकार और आयताकार क्यारियों का निर्माण निम्न में से कौन सी विधि के अंतर्गत किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा चेक बेसिन विधि के अंतर्गत किया जाता है।
जो बाद बाकी की जो अपनी इरिगेशन या मेथड की जो विधियां हैं वो अपन कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।